अब देखिए डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। डाइंग डिक्लेरेशन का डिफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्या है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एग्जाम्पल से ही समझ जाइए इसको पहले तो, कि मान लीजिए हम लोग क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई घायल व्यक्ति आया और हम लोगों के सामने बोला कि ई नामक व्यक्ति ने मुझे चाकू मार दिया, और इतना बोलकर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये जो उसका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन का। अब वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसने मारा वो हम लोगों को बताया, मतलब उसके अपने डेथ का कारण बताया, ठीक है। अब हम लोग तो घटना देखे नहीं है, लेकिन हम लोग अगर जाकर ये बात कोर्ट में बताते हैं कि उसने ये बात बताकर उसकी मृत्यु हो गई, तो हम लोगों का जो स्टेटमेंट होगा, हम लोग की जो गवाही होगी, हम लोग जो विटनेस के तौर पे गए, हम लोग हियर से एविडेंस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का एविडेंस जो होगा वो रिलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 26A। अब क्यों रिलेवेंट होगा? अब जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसका स्टेटमेंट तो कोर्ट डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, वो हम लोगों को बताया और हम लोग जाकर गवाही दे रहे हैं, तो हियर से एविडेंस तो हुआ ही। तो आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं कि हियर से एविडेंस का अपवाद जैसे रेजिस्ट्री, कन्फेशन, एडमिशन, डाइंग डिक्लेरेशन भी है, और इसके बाद जो सेक्शन पढ़ेंगे वो भी आता है, एक्सपर्ट ओपिनियन, ये सारा चीज जो है आपको इसी में आता है। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन का बेसिस क्या है, ये क्यों रेलेवेंट बताया गया, ये एक सूत्र है नेमो मॉरिचुरस प्रीसुमिtur मेंटायर। A man will not meet his maker with a lie in his mouth। कोई भी व्यक्ति अपने झूठ में लेकर अपने निर्माता, हम लोगों का निर्माता कौन है? ऊपर वाले। तो निर्माता से अपने मुंह में झूठ लेकर नहीं मिलना चाहेगा, और यही बात को कोर्ट कंसीडर करती है, और इसीलिए कोर्ट रेलेवेंट मानता है कि मरते हुए व्यक्ति से झूठ बोलने की आशा नहीं की जाती, ठीक है। और ये समझिए एक तरह से इसका ऑब्जेक्ट नंबर, इसको डाइंग डिक्लेरेशन का जब हम लोग मेंस लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं तो 1 कर लीजिए, और ऑब्जेक्ट 2 लिखते हैं अनिवार्य आवश्यकता। इनएविटेबल नेसेसिटी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब जो व्यक्ति मर गया स्टेटमेंट देके, अब उसको कोर्ट तो बुला नहीं सकता है विटनेस के तौर पर, तो अन्य साक्षी तो है नहीं, इसीलिए इसका जो स्टेटमेंट है, जो डाइंग डिक्लेरेशन है, उसको रेलेवेंट किया गया है और उसको एडमिसिबल बनाया। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गया, बेसिस हो गया कि क्यों डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है। अच्छा, पहला का हेडिंग लिख देते हैं, अवसर की पवित्रता। सोलेमनिटी ऑफ ओकेजन, ठीक है। ये दो आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट है या बेसिस है, क्यों ये डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया। तो डाइंग डिक्लेरेशन का ये जरा सा सेक्शन अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई,
when the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death. तो दो एसेंशियल तो यहीं पे बता दिया गया कि किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट हो जिसमें कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण बताया गया हो, या संव्यवहार की परिस्थिति जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो, ट्रांजेक्शन बताया हो। ठीक है, और ट्रांजेक्शन पे ही केस लॉ इंपॉर्टेंट है जो कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर का केस आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रीवी काउंसिल 1939। तो उसमें क्या हुआ था, अच्छा उसका कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो केस लॉ भी इंपॉर्टेंट है, इसका उसका फैक्ट हम जरूर बताएंगे। अच्छा बात उठाए तो बता ही देते हैं कि पाकला नारायण स्वामी या केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसका बॉडी जो है कटा हुआ एक ट्रंक में ट्रेन में पाया गया। अब उस व्यक्ति के बारे में स्टेटमेंट कौन सा रिलेवेंट बनाया गया ये देखिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसने अपनी वाइफ को बोल के गया था कि एक व्यक्ति जिसके पास मेरा कुछ पैसा बाकी है उसकी पत्नी ने मुझे लेटर भेजा है कि तुम इस डेट को आओ और तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। बस इतना बात ये बोल कर गया और उसके बाद उसका पता नहीं चला और उसका बॉडी कटा हुआ ट्रंक में मिला। तो इसका जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, उसकी मृत्यु के कारण से जुड़ा हुआ है और वो एक संव्यवहार में, ट्रांजैक्शन में, तो वो ट्रांजैक्शन पूरा बताया जा रहा है। तो इसलिए उसका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट किया गया। ठीक है, तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर का केस याद रखना आप लोगों को यहीं पे। तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, ठीक है, in cases in which the cause of that person's death comes into question, ये तीसरा समझिए एसेंशियल होगा। ऐसा प्रोसीडिंग हो जिसमें वो स्टेटमेंट किसमें रिलेवेंट होगा, तो वैसा कोई प्रोसीडिंग होगा जिसमें उसकी मृत्यु का कारण क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे कथन सुसंगत हैं। ठीक है, सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे कि मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death। अब ये बोल रहा है बात कि रिलेवेंट है भले ही उसने जब किया हो उसको डेथ का एक्सपेक्टेशन ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि डेथ का एक्सपेक्टेशन है या नहीं है। अगर डेथ के एक्सपेक्टेशन नहीं भी है और वो स्टेटमेंट किया गया है तो वो रिलेवेंट होगा। और इसमें भी एक केस लॉ आप लोगों को याद रखना, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पेरर, इसमें भी यही बात बोला गया। और ये याद रखिएगा कि यहाँ इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में एक बहुत बड़ा ये अंतर है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा वो डेथ के एक्सपेक्टेशन में नहीं भी है तो वो रिलेवेंट है, लेकिन अंडर इंग्लिश लॉ वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा जब तक कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में ना किया गया। ठीक है, तो सब चीज याद रखते जाइए। हम जहां जहां बात उठते जा रहा है हम सब चीज क्लियर करते जा रहे हैं। और चाहे उस कार्रवाई की, अब उस प्रोसीडिंग के बारे में बात कर रहा है जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसे ही क्यों ना हो, under expectation of death and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question। जो प्रोसीडिंग चल रहा है जिसमें उसकी मृत्यु का कारण क्वेश्चन में आया है उसका नेचर कैसा भी क्यों ना हो। अब नेचर का मतलब यहां पर लिख रही है कि सिविल और क्रिमिनल। तो डाइंग डिक्लेरेशन यहां पर याद रखना है कि सिविल मामलों में भी रिलेवेंट है एंड क्रिमिनल मैटर्स में भी।
लेकिन अंडर इंग्लिश लॉ याद रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में ही डाइंग डिक्लेरेशन को रिलेवेंट बताया गया। ठीक है, और एक अंतर यहां पर फिर से एक और जान लीजिए, अंतर में इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ खत्म ही हो जाएगा एक तरह से, कि यहां पर जो भी है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन करने वाला व्यक्ति क्या है, बच गया, डाइंग डिक्लेरेशन किया, तो उसको हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहेंगे इंडियन लॉ में, डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अंडर सेक्शन 148 एंड 160 ऑफ बीएसए कंट्राडिक्शन एंड कोरोबरेशन के लिए यूज होगा। वो ये नहीं कि रेलेवेंट नहीं होगा, रेलेवेंट होगा, लेकिन एज ए डाइंग डिक्लेरेशन नहीं, लेकिन उसका स्टेटमेंट कोरोबरेशन एंड कंट्राडिक्शन के लिए यूज होगा। लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या है कि वो स्टेटमेंट का फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा अगर वो व्यक्ति कथन करने के बाद जीवित बने। तो ये हम लोग का 3-4 अंतर है इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में। तो ये पूरा सेक्शन को आपको समझकर अच्छे से याद करना है, और जैसे जैसे हम बोले हैं अगर वैसे वैसे आप पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो आपको मेंस में लिखने में फायदा हो। ठीक है, अब जरा सा इसमें एसेंशियल तो आप लोग समझ ही गए क्या क्या है, कि डेथ का कॉज होना चाहिए ट्रीटमेंट में, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, प्रोसीडिंग ऐसा होना चाहिए कि भाई उसका जो डेथ है वो क्वेश्चन में हो। ठीक है, प्रोसीडिंग कैसा होना चाहिए नेचर का, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब एक चीज और बताइए कि और इसमें याद रखिएगा यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेथ होना जरूरी है, और डेथ नहीं होगा तो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट नहीं होगा। कौन सा, तो 148 और 160 याद रखना है, कंट्राडिक्शन एंड कोरोबरेशन के। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि किसी खास व्यक्ति के प्रति ही करना है। तो डाइंग डिक्लेरेशन याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति के सामने किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट हो, कोर्ट हो या पुलिस ऑफिसर हो, उन्हीं के सामने रिलेवेंट होगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन का कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, या तो रिटेन हो सकता है या वर्बल हो सकता है। यहाँ तक कि आप लोग याद रखिएगा कि जेस्चर पोस्चर से भी हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब इशारा से, संकेत से, जिसमें कि आप लोगों को केस लॉ जो हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस 1885 इलाहाबाद का। ठीक है, लेकिन एक केस लॉ और याद रखिएगा इसी पॉइंट के साथ, चंद्रशेखर वर्सेस आर 1937 प्रीवी काउंसिल। तो ये केस लॉ भी आपको जेस्चर पोस्चर इशारा संकेत से डाइंग डिक्लेरेशन किया जा सकता है, जिसमें यही था कि किसी का गला कटा हुआ था और वो बोलने में असमर्थ थी महिला, लेकिन इशारे से बताया गया कि इसने मुझे मारा था या गला काटा, तो उसका इशारा संकेत से भी वो डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। तो दो केस लॉ इस पे याद रखना है। ठीक है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला और दूसरा चंद्रशेखर वर्सेस आर। अब इसमें है कि डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंशियरी वैल्यू में आप लोगों को याद रखना है खुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो 2-3 केस लॉ का नाम है, याद रखना है, खुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और 1-2 पॉइंट और आप लोगों को याद रखना है डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित, कि उसका मेंटल कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये चीज सही है। ठीक है,
और किसी के द्वारा कोई उकसाया गया नहीं हो, किसी के द्वारा बहलाया फुसलाया नहीं गया हो कि उसी का नाम लेना है। और यह है ठीक है। और इस पे भी केस लॉ आपको बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इसी से रिलेटेड एक केस लॉ और है, दलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2004 सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, ये मेंटल कंडीशन सही होना चाहिए और किसी के द्वारा सिखाया बहलाया फुसलाया नहीं जाना चाहिए। होता है ना कि दुश्मनी से तुम उसका नाम ले लेगा। तो ये 2 केस लॉ इसमें याद रखना है आप लोगों को। और इसका बेसिस हम बता ही चुके। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट याद रखना है। तो ये सब देखिए, डायरेक्ट डिक्लेरेशन से संबंधित जितना भी बात बताए अभी, भले ही शॉर्ट में बताए, लेकिन इतना चीज अगर दिमाग में रखते हैं अभी से ही, तो आपका एक तरह से समझिए मेंस का तैयारी आधा से ज्यादा हो गया। ठीक है।